बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अली ज़ैदी ने कल पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू की है और जो कुछ हमें कराची में नज़र आ रहा है, जो दिन ब दिन कराची के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले भी वहाँ पर एक वाक़या पेश आया है और इससे पहले रेंजर्स के ऊपर भी और सिविलियंस के ऊपर भी, अंदरून सिंध में भी और कराची के अंदर भी हमले होना शुरू हो गए हैं। और जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात की कि मोदी के जो पाकिस्तान के अंदर स्लीपिंग सेल हैं वो दोबारा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं और वो स्लीपिंग सेल हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं सिंध के अंदर, और सिंध में भी वो कराची के अंदर और वो अंदरून सिंध के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। हम में से हर पाकिस्तानी ये जानता है कि स्लीपिंग सेल चलाने वाले मोदी के या भारत के वो दो ही शख्सियात हो सकती हैं, या वो नवाज़ शरीफ थे या वो जो आसिफ जरदारी कंपनी है। अब नवाज़ शरीफ क्योंकि मुल्क से बाहर हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो अभी बारगेनिंग पोजीशन में हैं, तो शायद वो अभी पंजाब के अंदर अल्लाह पाक ने महफूज रखा हुआ है। लेकिन आसिफ जरदारी जिसके सर पर तलवार लटक रही है, किसी अदालत से उसके गिरफ़्तारी का हुक्म जारी हो रहा है, किसी अदालत में उसके जो फ़र्द जुर्म के लिए उसको आखिरी मौका दिया जा रहा है, और जो बहानेबाजी की थी अदालत ने उसका भी एक तोड़ निकाला है और वीडियो लिंक के ज़रिए जो फ़र्द जुर्म ऐद होनी है उसकी कार्रवाई के बारे में अदालत ने कह दिया है। इसके अलावा जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि जो एक केस है जो 6 जुलाई को जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी है, एक केस है जिसमें 7 जुलाई को फ़र्द जुर्म ऐद होनी है। तो ये सारे के सारे वो मामलात हैं जिसकी बुनियाद पर आसिफ जरदारी को अब अपना जो फ्यूचर है वो जेलों में नज़र आ रहा है, और जिस तरीक़े से उन्होंने हराम कमाया है अब उनको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अब ये जो सारे केसेस हैं इनमें मैं समझता हूँ सबसे जो अहम केस है ये करप्शन के केसेस में, तो इनके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं है और इतनी ज़्यादा सज़ाएँ भी नहीं होती और इन्होंने फिर वापस आ जाना होता है। लेकिन जो असल केस है, जैसे शरीफ ख़ानदान के ऊपर मॉडल टाउन का केस एक तलवार की तरह लटक रहा है, इसी तरीके से जो उज़ैर बलोच है वो एक मुश्किल बन चुका है आसिफ जरदारी के लिए। आसिफ जरदारी गैंग की तरफ से उसके लिए थ्रेट भी थे, इसलिए वो जेल से रेंजर्स की तहवील में दे दिए गए, और उनकी जो JIT है उसको पब्लिक करने का जो अमल है वो सिंध हुकूमत ने रोका हुआ है। और अब सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, अभी उस केस के ऊपर समाअत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपील फ़ाइल कर दी है। और जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ अली ज़ैदी साहब की, वो अली ज़ैदी साहब की वो इस वक्त 9 जुलाई के लिए अदालत ने पोस्टपोन की थी, क्योंकि 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी थी और वो समाअत नहीं हो सकी थी, और उस बुनियाद पर रिलीफ लिया गया था कि वो क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होगा तो फिर सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला करेगी। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर समाअत नहीं होती और उसके ऊपर जो ऑर्डर्स हैं या नीचे कार्रवाई है सिंध हाई कोर्ट की, वो उसको रोका नहीं जाता या उसको ये नहीं कहा जा सकता कि जो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए, तब तक जो सिंध हाई कोर्ट है उसके पास अख्तियार है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई में कोई भी बड़ा फ़ैसला ले सकती है। वो इस चीज़ की पाबंद नहीं है कि सिंपल एक पिटीशन फ़ाइल कर दी गई है या एक अपील फ़ाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के उन आर्डर्स को सस्पेंड न करे। अब कल जो 30 जून को कौमी असम्बली के अंदर अली ज़ैदी ने जो इस जो JIT है इसकी कुछ हिस्सों को कौम के सामने रखा है और पब्लिक किया है। अब आप सवाल पूछेंगे कि अली ज़ैदी के पास ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। अली ज़ैदी के नॉलेज में तो है कि उस JIT में क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि जो JIT रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो तो सारे इस वक्त ज़िंदा हैं। अब सिर्फ वो पब्लिक नहीं कर सकते, उसको एक ऑफिशियल या कानूनी डॉक्यूमेंट का जो एक मुकाम नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसने लिख दिया है कि जो उनका जो JIT होगी या कमीशन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करेगा कि वो रिपोर्ट उठाकर तैयार करके वो सूबाई हुकूमत उसके हैंड ओवर कर देगा, और सूबाई हुकूमत उसको पब्लिक करेगी तो उसकी लीगल वैल्यू होगी, एविडेंशरी वैल्यू होगी, वैसे नहीं होगी। तो अब वो उसकी लीगल वैल्यू तो अभी नहीं होती जब तक वो सिंध हुकूमत की तरफ से पब्लिक नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो उसके अंदर रियलिटीज़ लिखी गई हैं, जो इंकशाफात हुए हैं, वो सारे के सारे तो मौजूद हैं। और जो जितने बड़े हमारे ओहदों पर बैठे हैं उनके नॉलेज में है कि उसके अंदर लिखा क्या गया था, और इसी बुनियाद पर अली ज़ैदी साहब ने
चैलेंज किया था और JIT को पब्लिक करने के लिए 2017 में एक पिटीशन फाइल की थी, और अब आकर 30 जून 2020 को फैसला हुआ था और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था, जिसकी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी अली जैदी साहब ने, और अभी उसके ऊपर समाअत होनी है 9 जुलाई को। अब जो अपने ख़िताब के अंदर उन्होंने बात की है वो ये की है कि उज़ैर बलोच को असला देने वाले आसिफ जरदारी थे, उज़ैर बलोच से कत्ल करवाने वाले आसिफ जरदारी थे। अब आप देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो हम जर्नल कहते रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर कोई बात करेगा तो आप खुद जान सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितनी मुसद्दका बात होगी, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी सेंस है वो झूठ नहीं बोलेगा। झूठ हमेशा वो बोलते हैं जिनके अंदर कोई शर्म नहीं होती, या जो पार्लियामेंट के तकद्दुस को पमाल करना उनके लिए कोई जुर्म नहीं होता। सिर्फ वही लोग झूठ बोलते हैं जो आम आदमी है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, जो वाकई हकीकी वोटों से पाकिस्तान में अवाम का नुमाइंदा बन के पार्लियामेंट में जाता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये कहा गया है कि उज़ैर बलोच को असला और पैसे जरदारी हुक्म पर दिए जाते थे। अब्दुल कादिर पटेल और जो यूसुफ बलोच और अवैस टप्पी इसके सहूलतकार थे। उज़ैर बलोच का शुरू से ही पीपल्स पार्टी के साथ तल्लुकात थे, और जो मुहतरमा हम उसको कहेंगे, अब हमने तो इज़्ज़त करनी है, लेकिन फ़रियाल तालपुर वो इसमें मुलव्वस थी, और फ़रियाल तालपुर इस सारे के सारे मामलात को देखती थी, और उज़ैर बलोच को आसिफ जरदारी के बाद फ़रियाल तालपुर और जुल्फ़कार मिर्ज़ा हुक्म दिया करते थे, चलाते थे, और उनके हुक्म के ऊपर उज़ैर बलोच ये सारी की सारी कार्रवाई करती थी। अब उसके बाद अपनी गुफ्तगू में उन्होंने साथ फ़रियाल तालपुर के हवाले से भी ये कहा है कि निसार मोराई ये जो चेयरमैन फ़िशरीज़ है, ये फ़िशरीज़ की जो JIT थी चेयरमैन फ़िशरीज़ को लगाने की, या निसार मोराई के हवाले से, असल में ये 3 JITs हैं जिनको पब्लिक करने के लिए पिटीशन फाइल की गई थी। एक उज़ैर बलोच की JIT है, एक बल्दिया टाउन फैक्ट्री की JIT है, और तीसरा ये जो निसार मोराई है इसकी JIT है, जो जिनको चेयरमैन फ़िशरीज़ बनाया गया था फ़रियाल तालपुर ने, और जिसने 3 कत्ल का एतराफ़ किया है। वो निसार मोराई वो ये कहता है कि उसने 3 कत्ल किए हैं, और किसके कहने पर कत्ल किए हैं? फ़रियाल तालपुर के कहने पर कत्ल किए हैं, और क्यों कत्ल किए हैं? उस ओहदे के एवज़ उसने ये कत्ल किए हैं, और ये अपने लोगों को जिस तरीके से जलील करते हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये इंसानियत के नाम पर एक धब्बा हैं ये सारे के सारे लोग। साथ ये कहा गया है कि SP रिजवान मलिक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सईद गनी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करता है या उसके झूठ को सच में बदलने की कोशिश करता है, उसका सगा भाई मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस है, ये भी रिपोर्ट्स में कहा गया है। और ये सारी चीज़ें राना सनाउल्लाह को देख लें, हम सारी चीज़ों को जानते हैं कि ये जो हमारे मुकद्दस ऐवानों में बैठे मुकद्दस भेड़िए हैं, इनका असल क्या है, ये कितने गलीज़ लोग हैं, और ये कैसे कैसे घनौने जराइम में मुलव्वस होते हैं, और मीडिया पे आकर और कौम के सामने आकर ये तकरीरें करते हैं। साथ ये कहा गया है कि ये जो JIT रिपोर्ट है अली जैदी की तरफ से कहा गया, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये JIT वो रिपोर्ट है जिसके ऊपर ISI के ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान रेंजर्स के ऑफिसर्स ने, IP के ऑफिसर्स ने और बड़े लोगों ने इसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें मंजर आम पर हैं, और जो ऑफिशियल इसकी स्टेटस है वो भी बहुत जल्द मंजर आम के ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से भी, वो त्यारा जो जिस तरीके से हाईजैक हुआ था उसके हवाले से भी बात की है, बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से दी घोस्ट बुक के हवाले से भी बात की है, दी घोस्ट वार, तो वो सारी चीज़ें चलो हिस्ट्री का हिस्सा है, हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो उज़ैर बलोच है, जो फ़रियाल तालपुर है, और जो आसिफ जरदारी है, जो इस वक्त तक ज़िंदा हैं और इस वक्त तक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उज़ैर बलोच के ऊपर ना सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि उसने आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर या फ़रियाल तालपुर और जुल्फ़कार मिर्ज़ा के कहने के ऊपर लोगों को कत्ल किया है, बल्कि वो पाकिस्तान के सीक्रेट्स को और पाकिस्तानी इदारों के जो इन्फॉर्मेशन हैं, खुफिया इन्फॉर्मेशन, वो भी दुश्मन तक पहुँचाई हैं। और इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है कि ये कितने ज़ालिम लोग हैं। और एक और बात, हमारे अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि क्या जो हमारी मिलिट्री कोर्ट्स है उन्होंने सिर्फ 12 साल की सज़ा दी है और इसने इतने ज़्यादा जराइम किए हैं और सिर्फ 12 साल की सज़ा, तो मैं उसमें आपको बता देना चाहता हूं कि उसके ख़िलाफ़ 54 केसेस हैं जो सिविल कोर्टों में भी सब जुडिस हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जहां तक मेरी ओपिनियन है वो ये है
कि जो ये ईरानी एजेंसीज़ को खुफिया रिपोर्ट्स या कोई खुफिया चीज़ें भिजवाता था, ये 12 साल की सज़ा सिर्फ उस केस के अंदर है। बाकी जो दहशतगर्दी के केसेस हैं वो क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं और जो मैटर्स सब जुडिस होते हैं तो उसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स आज खुद काम नहीं करती। तो ये अभी तो सिर्फ एक चीज़ आपको नज़र आई है उज़ैर बलोच के हवाले से जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, और उज़ैर बलोच ने वक्त आना है कि आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर, जुल्फ़कार मिर्ज़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ उसने वादा माफ़ गवाह भी बनना है और वो सारा कुछ खुद बताएगा। उसने कन्फेशन JIT के सामने भी किया है और अदालत के सामने भी करेगा कि किस तरीके से ये सारे के सारे मामलात हैं, और ये जो जितना थ्रेट उसके लिए क्रिएट किया जा रहा है ये सारे का सारा इसलिए है। और ये जो पुलिस है सिंध की, ये आकर अदालत को जो कहानियाँ सुनाती है कि उसको थ्रेट है और जब तक इस लेवल की सिक्योरिटी नहीं होगी हम अदालत में नहीं ला सकते, अदालत में वो उसको इसलिए पेश नहीं करते कि उसने अदालत के सामने सब कुछ उगल देना है, और ये समझते हैं कि जब तक वो खामोश है या जब तक वो अदालत के सामने पेश नहीं हुआ तब तक हम रिलीफ ले लें और उसके बाद फिर देखी जाएगी। तो ये मामला इस तरीके से ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा, जैसा कि आप खुद जानते हैं और आपने खुद का 30 जून को भी पार्लियामेंट के इजलास में ये फरमाया है कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये जितनी भी दहशतगर्दी के हालात हैं ये सारे के सारे मोदी की तरफ से हो रहे हैं। और साथ आपके वज़ीर ख़ारजा ने ये फरमाया है कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे जो स्लीपिंग सेल हैं पाकिस्तान में मोदी के, वो एक्टिव हो रहे हैं। तो खुदा के लिए इसके ऊपर जल्द अज जल्द एक इंक्वायरी कमीशन या JIT बनाई जाए जो ये 3-4 या 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये सारी रिपोर्ट्स सामने लेकर आए कि इनके पीछे कौन मुलव्वस हैं, और ये जो स्लीपिंग सेल चलाने वाले लोग हैं जो आज तक भी पार्लियामेंट में बैठे हैं या उनके अपने पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, उनको बेनकाब किया जाए। ये मुल्क दुश्मन है, इन्होंने पहले भी हज़ारों पाकिस्तानियों को शहीद करवाया है और ये अब भी बाज नहीं आएंगे। ये अपनी जान बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जितनी जल्द हो सके उसके ऊपर होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह कर दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।